नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के एक सबसे अनोखे और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। तो 2.5 अरब लोग, 56 देश और एक ऐसा इतिहास जिस पे हमेशा सवाल उठते हैं, आखिर ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है क्या? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, कॉमनवेल्थ को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इसकी जड़ों तक, और इसकी जड़ें जुड़ी हैं ब्रिटिश साम्राज्य से। तो ये जो बदलाव था, मतलब एक साम्राज्य से एक बराबरी वाले संघ तक का, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। इसमें कई दशक लगे, कुछ बहुत ही जरूरी पड़ाव आए, जैसे 1926 में बाल्फोर डिक्लेरेशन, जहां पहली बार बराबरी की बात की गई। फिर 1931 में कानूनी आज़ादी मिली, और सबसे बड़ा मोड़ आया 1949 में, जब लंदन डिक्लेरेशन के बाद भारत जैसे गणराज्य भी सदस्य बने रह सके। और यहीं से आप कह सकते हैं आज के कॉमनवेल्थ का जन्म हुआ। जरा सोचिए, जब किंग जॉर्ज 6 को बताया गया कि अब वो हर सदस्य देश के राजा नहीं बल्कि सिर्फ एक सिंबॉलिक हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ होंगे, तो उनका रिएक्शन था, तो मैं इस तरह का बन गया हूँ। मतलब उनका ये छोटा सा वाक्य उस पूरे बड़े बदलाव की कहानी कह देता है। तो ये तो थी इतिहास की बात। अब आते हैं आज पर। देखते हैं कि आज के दौर में ये कॉमनवेल्थ आखिर है क्या और कैसा दिखता है। आज की तारीख में कॉमनवेल्थ में पूरे 56 देश हैं, और ये कोई एक दो महाद्वीपों में नहीं, बल्कि दुनिया के हर उस कोने में फैले हैं जहां इंसान रहते हैं। और अगर आबादी की बात करें तो ये आंकड़ा तो और भी बड़ा है। 2.5 अरब लोग, मतलब दुनिया का लगभग हर तीसरा इंसान कॉमनवेल्थ देश का नागरिक है। ये बहुत बड़ी बात है। अब एक और दिलचस्प बात देखिए, भले ही इसकी जड़ें ब्रिटिश राजशाही से जुड़ी हों, लेकिन आज ज्यादातर सदस्य देश यानी 36 देश रिपब्लिक हैं, मतलब गणराज्य। सिर्फ 15 देश हैं जो आज भी ब्रिटिश मोनार्क को अपना हेड ऑफ स्टेट मानते हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये संगठन वक्त के साथ कितना बदल चुका है। तो सवाल ये उठता है कि इतने अलग अलग तरह के देशों को आखिर कौन सी चीज एक साथ जोड़कर रखती है? इसका जवाब है कुछ साझा मूल्य, कुछ कॉमन वैल्यूज, जैसे कि लोकतंत्र, मानवाधिकार, कानून का राज। ये सब कॉमनवेल्थ चार्टर में लिखे हुए हैं। और ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, ये वो सिद्धांत हैं जिनके आधार पर ये पूरा संगठन टिका है। उम्मीद की जाती है कि हर सदस्य देश इन्हें मानेगा। हाँ, मेंबरशिप वॉलंटरी है, मतलब मर्जी से है। लेकिन अगर कोई देश इन वैल्यूज का लगातार उल्लंघन करता है तो उसके लिए नियम भी हैं। उसे सस्पेंड किया जा सकता है, जैसा फिजी के साथ हुआ था, या फिर कोई देश चाहे तो खुद भी इसे छोड़ सकता है, जैसे 2003 में जिम्बाब्वे ने किया। तो एक तरह का सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि कॉमनवेल्थ क्या है और ये कैसे काम करता है, लेकिन इसकी पूरी हकीकत समझने के लिए हमें थोड़ा और गहरा उतरना होगा। हमें इसे एक अलग नजरिए से, एक क्रिटिकल नजरिए से देखना होगा। और ये नजरिया हमें मिलता है पोस्ट कॉलोनियलिज्म से। ये एक तरह का स्टडी फील्ड है जो ये देखता है कि कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद खत्म होने के बाद भी उसका असर कैसे बना रहता है। ये हमें सत्ता और विरासत से जुड़े मुश्किल सवाल पूछने का एक टूल देता है। और इसके सेंटर में एक बहुत ही बुनियादी सवाल है, यूरोप से बाहर की दुनिया अपना इतिहास खुद कैसे लिखे? ये सवाल उस इतिहास को चुनौती देता है जिसे अब तक सिर्फ एक ही नजरिए से, यानी यूरोपियन नजरिए से लिखा गया है। तो जब हम इसी पोस्ट कॉलोनियल चश्मे से कॉमनवेल्थ को देखते हैं तो तस्वीर काफी पेचीदा नजर आती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या एक ऐसा ग्रुप जिसमें एक तरफ वो देश हैं जिन्होंने राज किया और दूसरी तरफ वो जिन पर राज हुआ, क्या ये सच में बराबरी का हो सकता है? क्या ये अपने इतिहास की पावर डायनामिक्स से कभी पूरी तरह आजाद हो सकता है? अब देखिए, चीजें कितनी कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे सभी देशों में एक जैसा कानूनी सिस्टम है, इसे हम एकता का प्रतीक भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि ये तो औपनिवेशिक दौर की थोपी हुई विरासत है। या फिर इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल, क्या ये सिर्फ एक सहूलियत है या फिर इसने हमारी अपनी भाषाओं को दबाया है? इन सवालों का कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। और कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है। आज का कॉमनवेल्थ कुछ ऐसे तरीकों से भी बदल रहा है जो इसकी पुरानी पहचान को ही चैलेंज कर रहे हैं। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। पिछले कुछ सालों में ऐसे देश भी कॉमनवेल्थ में शामिल हुए हैं जिनका ब्रिटिश एम्पायर से कोई लेना देना ही नहीं था। मोजाम्बिक, रवांडा, गैबोन,
टोगो। ये देश पुर्तगाल, बेल्जियम या फ्रांस की कॉलोनीज थे। इनका कॉमनवेल्थ ज्वाइन करना दिखाता है कि अब ये संगठन शायद अपने इतिहास से आगे बढ़कर कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि कॉमनवेल्थ ना तो सिर्फ एक अच्छा सा क्लब है और न ही सिर्फ पुराने साम्राज्य की निशानी। ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसे समझने के लिए हमें इसकी अच्छी बातों, इसके आदर्शों और इसके मुश्किल इतिहास दोनों को एक साथ रखकर देखना होगा। तो सवाल वही है, ये साम्राज्य का एक बचा हुआ अंश है या फिर ग्लोबल कोऑपरेशन का एक नया मॉडल? शायद इसका जवाब इस बात में छिपा है कि ये संगठन आने वाले वक्त में खुद को कैसे बदलता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें शायद भविष्य में ही मिलेगा।